नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल अवध की क्लास में करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं रेलवे के, एसएससी के, लेखपाल और यूपी पुलिस मतलब वही फायरमैन का पेपर होने वाला है। उसके बाद एसआई के भी पोस्ट आने वाली हैं। तो आदि जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ठीक, उसमें आपका ज़रूर इसमें से ऑब्जेक्टिव में ज़रूर फंसेगा कुछ। ओके, चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारतीय इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया था। मैंने आपको पहले ये लिखा दिया था कि लिखित साक्ष्यों, तो वो गलत है। लिखित, ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिन कालों के हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, उन्हें हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल, ठीक, इसे पत्थर युग भी कहा जाता है। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिनके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हैं, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसे हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता इसी में आता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिनके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है तथा इसे पढ़ा भी जा सका है। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल तथा इसके आगे का समय। ठीक, आइए उसके आगे इसके बाद हम बात करेंगे। तो अगर बात करें हम भारत में प्रागैतिहासिक काल की खोज को, तो सर्वप्रथम इसका श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने शुरू किया था। इन्होंने यह 1863 में शुरू किया था। और अगर यही बात हम करें वैश्विक स्तर मतलब विश्व स्तर पे बात करें, तो सर्वप्रथम 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसकी खोज की और इसे 3 भागों में बांटा। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग इसमें बांटा। पाषाण काल, लौह युग और कांस्य युग में कैसे बांटा आप इसे समझिए। पहले, किसी काल विशेष में मानव द्वारा अपने जीवन की सुविधाओं के लिए विभिन्न धातुओं और शस्त्रों का उपयोग किया गया था। जिस काल में मानव द्वारा अपने जीवन के लिए पत्थरों का उपयोग किया, उस काल को हम पत्थर काल में पाषाण काल कहते हैं। ठीक, और जिस काल में मानव ने अपने औजारों, शस्त्रों के रूप में कांस्य मतलब तांबा और टीन, माने तांबा प्लस टीन, इन मिश्र धातुओं का इसमें रहता है। इन 2 मिश्र धातुओं का इसमें मिश्रण रहता है। तो जिस काल में मानव ने कांस्य का उपयोग किया उस काल को हम कांस्य युग कहते हैं। और जिस काल में मानव ने अपने जीवन के लिए लोहे का उपयोग किया उस काल को हम लौह युग कहते हैं। ठीक, हम पाषाण काल को प्रस्तर युग या स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और कांस्य युग का मतलब इसमें हड़प्पा काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का उपयोग हुआ था। सर्वप्रथम ये भी है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो सर्वप्रथम जो धातु वो तांबा था। ठीक, उसके बाद हम इसके आगे आते हैं कि भारत में पुरातत्व पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी इन्हीं के अध्यक्षता में। तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक, इन्हीं की देख रेख में
लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक, वर्तमान में पुरातत्व विभाग को संस्कृति मंत्रालय में रखा गया है। ठीक, ओके। अगर बात करें तो भारत में सबसे पुराना पाषाण काल उपकरण जो है वो बोरी महाराष्ट्र से मिला है, जो 15 लाख वर्ष पूर्व पुराना है। ठीक, फिर आइए हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। तो अध्ययन के सुविधा के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पाषाण काल को जो है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, चलिए इसके बारे में हम अब इसके बाद हम के बारे में पढ़ेंगे। ये इसे मैंने ऐसे बनाया है, इसे मैंने ये आपके अध्ययन के लिए ऐसे चार्ट वाइज बनाया है, इससे पढ़ने में हमको सुविधा होगी। ठीक, चलिए मैं एक बात और बता दूं, यहाँ मैंने BC लिखा है, तो बहुत से लोग BC नहीं जानते होंगे। ये BC इसका मतलब है ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीहा के जन्म के पहले। ठीक, आइए चलिए बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। मैंने बनाया ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, जैसे बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। ठीक, तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूरा पाषाण काल। इन सभी कालों के काल के बारे में, अर्थात इनके समय के बारे में बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल का समय जो है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वहीं अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का समय जो वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, और वहीं बात करें अगर हम नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल भी 10,000 ईसा पूर्व, तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों एक ही साथ चल रहे थे। ठीक, ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह मानव को कम जानकारी थी वहाँ मध्य पाषाण काल था, और जिस जगह मानव को जानकारी ज़्यादा थी और उनके रहन सहन में ज़्यादा बदलाव आया, ज़्यादा बदलाव मतलब जहाँ उनकी सुविधा जो है और सुविधाजनक हुई, अच्छा जीवन जीना, वहाँ पे नव पाषाण काल चल रहा था। ठीक, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल संक्रमण का काल था। ठीक, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इसे ऐसे ही बांटा गया है, मतलब इसे और ज़्यादा सन इसका काल जो है और उसमें नहीं बांटा गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 25 लाख ईस्वी से 10,000 BC तक, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण आपको ऐसा ही लग रहा है, तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया ये क्यों था। अब आइए हम इनके चरण के बारे में समझते हैं, मतलब इसमें भी इनका खंड है, पूरा पाषाण काल के भी हैं, नव पाषाण काल के भी हैं। ठीक, तो पूरा पाषाण काल का जो चरण था इनके भी कुछ भाग बटे हुए हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, ये पूरा पाषाण काल के चरण हैं। और उसके बाद हम बात करें नव पाषाण काल के, नव पाषाण काल में जो है ये, अब हम इन लक्षणों के बारे में बात करें, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था। तो आइए हम इनके लक्षण के बारे में करते हैं, मतलब इनका शिकार, इनका रहना, सब ये सब कैसा था। तो बात करें हम पूरा पाषाण काल की, तो ये मानव का सबसे लंबा काल था। इस काल में मानव ने सबसे ज़्यादा अपना समय व्यतीत किया। इसमें मुख्य लक्षण जो थे वो आखेटक मतलब शिकार थे, और खाद्य संग्रहक
मतलब ये भोजन को इकट्ठा करते थे। और इस काल में कृषि और पशुपालन ये सभी चीज़ें नहीं थी इस काल में। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था। और ये बता दें पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं यही सब में से पेड़ों के नीचे ऐसे ही रहता था। मानव जाके एक जगह कहीं जहाँ जैसे जानवर ज़्यादा होते थे वो वहाँ पर जाके मानव छिप के रहता था और वहीं से मानव जानवरों का शिकार करता था, वहीं खाता था और वहीं रहता था लंबे समय तक इसी में रहता था। ठीक, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में इनका मुख्य था वो आखेटक, यहाँ पे भी ये शिकार करते थे और खाद्य संग्रह भी करते थे, मतलब अपने भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करते। और इस काल में एक क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। और ये पूछता पहला पालतू पशु कौन था, तो पहला पशु जो था वो कुत्ता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहला पालतू पशु कौन था, तो पहला पालतू पशु कुत्ता था। ठीक, फिर आते हैं नवपाषाण काल में मानव जीवन कैसा था। नवपाषाण काल में कृषि जो है, इसी काल में कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन शुरू हुआ, समाज बनने लगा, मतलब ढेर सारे लोग समाज में रहने लगे। पहले क्या था, मानव एक दो लोग ही रहते थे ज़्यादा, अब इसमें मानव समूह में रहने लगा, इसमें स्थायी निवास प्रारंभ होने लगा, अर्थात मानव ने झोपड़ियाँ घर ये सब बनाना, गुफा को छोड़ के अब मानव झोपड़ी में रहने लगा। इसमें मानव के जीवन और बढ़िया और उच्च हुआ इसमें। ठीक, ये था। अब बात करते हैं औजारों के बारे में, मानव ने किस काल में कैसे कैसे औजारों का उपयोग किया। ठीक, तो बात करें पूरा पाषाण काल के औजारों के बारे में, तो इस काल में मानव मुख्य रूप से पत्थर और हड्डियों के औजार बनाते थे और इन्हीं का प्रयोग करते थे। इनमें मुख्य रूप से क्वार्टजाइटर और सल्क ब्लेड आदि प्रमुख हथियार थे। और बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मानव थोड़ा जैसे इस जो पूरा पाषाण काल में था उसमें मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाते, और जैसे मध्य पाषाण काल आया मानव ने छोटे थोड़े और सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग करने लगा शिकार के लिए। इनमें प्रमुख माइक्रोलियम और अभी मैंने बताया सूक्ष्म पत्थर, मतलब छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगा। और नवपाषाण काल में मानव स्लेट के बने औजारों का उपयोग करता था। ठीक, अब हम बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ स्थल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से जुड़े कुछ स्थलों के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं बताता हूँ, ये मतलब नवपाषाण काल में जैसे ही ये इधर कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, 10,000 ईसा पूर्व आते आते मानव मतलब ज्ञानी मानव, जिसे होमो सेम्पियंस कहा जाता था, इनका जन्म तब से शुरू हुआ। 10,000 ईसा पूर्व के बाद से इनका जन्म शुरू हुआ। ठीक, एक बार आइए फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं कि पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, इनका काल, पूरा पाषाण का काल क्या था, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का समय जो था वो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, बात करते हैं आदमी इसमें मतलब मानव ऐसे इसमें इसका जीवन कैसा था। तो इसमें पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था, कृषि और पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर नहीं हुई। बात करते हैं मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में भी शिकार था, खाद्य इकट्ठा करता था मानव, और तथा इसी काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, तथा पहला पालतू पशु कुत्ता था। और बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, पशुपालन शुरुआत हुई, मतलब इसमें और पशुओं को पाला जाने लगा। पहले इसमें कुत्ता था पहला पालतू पशु मध्य पाषाण काल में, फिर जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसने अपने क्षेत्र में विकास किया और से हुआ। इसमें मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ करे। ठीक,
अब इनके औजार के बारे में बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में मानव बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करने लगा। जैसे मध्य पाषाण काल आया, मानव ने छोटे पत्थरों का प्रयोग कर मध्य पाषाण काल में मानव छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा। और उसके जब नव पाषाण काल आया तो मानव स्लेट के बने औजारों का उपयोग करना। ठीक, अब आइए हम जानते हैं इनके स्थलों के बारे में। ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के स्थलों के बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो ये अतरिपक्कम ये तमिलनाडु में है और हथनौरा ये एमपी। अतरिपक्कम तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अतरिपक्कम तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भीमबेटका मतलब नर्मदा घाटी में यहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मानव मतलब गुफाओं में उसने अनेक चित्र बनाए थे, उसका यहाँ से साक्ष्य मिले। और यही बात नहीं, यहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिले। मतलब जो चित्रकारी है इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों के चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका गुफा से मिलता है। ये नर्मदा घाटी में है। ठीक, और मिर्ज़ापुर से जो है वो तीनों काल के औजार मिले। मिर्ज़ापुर अपने यूपी में है, यहाँ से तीनों काल के औजार मिले। ठीक, और ये जो भीमबेटका है ये यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित किया है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अब याद रखिएगा। ठीक, फिर बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल चौपानी मांडो ये यूपी में है। यहाँ से मृद भांड के साक्ष्य मिले, अर्थात मिट्टी के बर्तन के साथ। तो क्वेश्चन आता है कि मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य किस जगह से मिले, तो चौपानी मांडो से मिले। ठीक, एक्सराय नहराय यूपी और बागौर ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक, और फिर आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में यहाँ पशु पालने के साक्ष्य मिले थे। ठीक, आदमगढ़ एमपी से पशु पालन का भी साक्ष्य मिला। ठीक, अब बात करते हैं हम नव पाषाण कालीन स्थलों के बारे में। एक मिनट, तो ये देखिए बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। तथा यहीं से कब्र में मतलब कब्र में मानव जिसमें दफनाया जाता है उसमें मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला। मतलब मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था इसमें। ठीक, ये गुफा कराल जम्मू कश्मीर, चिरौंद बिहार ये भी नव पाषाण कालीन स्थल है। बात करें कोहली डीवा से यहाँ चावल के साथ ये पहला प्रमाण है। चावल तो क्वेश्चन आता है कि चावल का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला, तो ये कोहली डीवा से मिला। ठीक, अब यही बात आता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला। ठीक, ये आप याद रखिएगा ये, क्योंकि चावल के प्रथम साक्ष्य जो है कोहली डीवा से मिला और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि खोज के बारे में। ठीक, किस काल में किस चीज़ की खोज हुई। ठीक, तो ये पूरा पाषाण काल में, ये देखिए ये पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। ठीक, और मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग किया। मतलब आग की जो खोज थी वो पूरा पाषाण काल में हुई और इसका प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। और नव पाषाण काल में मानव ने पहिया, कृषि, समाज आदि की शुरुआत हुई। ठीक, पर आइए इसको जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, लेखहिया ये इलाहाबाद में है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए,
तो ये लेखैया इलाहाबाद से है, ठीक। और मैंने अभी बताया आपको मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जबकि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोहली डीवा से मिला है, ठीक। और बात करते हैं केरल में, तो केरल में पत्थर की चट्टानों में 100 दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ये देखिए, केरल से हमें पत्थरों की चट्टानों में 100 दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। आइए कुछ और स्थल जान लेते हैं हम, जो अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ स्थलों और स्थलों के बारे में जान लेते हैं। एक सराय नाहर, ये प्रतापगढ़ में है। ये तीनों प्रतापगढ़ में। महदया, ये भी प्रतापगढ़ में है। दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में है, ठीक। तो सराय नाहर से युद्ध का साक्ष्य मिला, ये इम्पोर्टेंट है। और यही नहीं, इसके साथ 4 नर कंकाल जो है वो एक साथ दफन हुए थे जी। तो क्वेश्चन आता है कि 4 नर कंकाल एक साथ दफन हुए किस स्थान से मिले थे? तो ये सराय नाहर प्रतापगढ़ से मिले थे, ठीक। ये स्तंभगढ़ के साथ, यहाँ मैंने गलत लिखा है, ठीक। स्तंभ के साथ मिले, यहाँ से स्तंभगढ़ के साथ। और बात करते हैं महदया से। महदया से मृग भृंग के छल्ले, मतलब मृग हिरण के छल्ले का साक्ष्य मिला। और यहाँ से हड्डियों के आभूषणों का साक्ष्य मिला है। स्त्री पुरुष युगल समाधान साक्ष्य मिले हैं, ठीक। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। स्त्री और पुरुष एक साथ जो है जलाने का प्रमाण मिले, अर्थात इससे यह साबित होता है कि उस काल में भी सती प्रथा जैसे चीज थे। जी, महदया से क्या मिला है? मृग भृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण और स्त्री पुरुष, मतलब इनका जोड़ा एक साथ जो है जलाया गया था, ठीक। अब बात करते हैं दमदमा की। तो यहाँ पे 3 नर कंकाल एक साथ दफन थे। हम सराय नहर में हमने पढ़ा था 4 नर कंकाल एक साथ दफन किए गए थे, और दमदमा से 3 नर कंकाल एक साथ दफन किए गए थे। अब ये देखिए, अब दमदमा में एक 5 युगल, मतलब 5 जोड़ा स्त्री पुरुषों का 5 जोड़ा एक साथ जलाने का प्रमाण मिला है, ठीक। और यही नहीं, दमदमा से सिल लोढ़ा का भी साक्ष्य मिला है, तथा हाथी दांत के भी साक्ष्य दमदमा से मिले हैं, ठीक। आइए बात करते हैं लोहे का प्रयोग, ठीक। लोहे का प्रयोग, सर्वप्रथम जो है लोहे का प्रयोग वो अतरंजी खेड़ा, ये एटा यूपी से इसका पहला साक्ष्य मिला है, ठीक। आप याद रखिए कि लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से प्रथम लोहे का साक्ष्य मिला, ठीक। अब इधर देख लीजिए, ताम्रपाषाण काल, ठीक। ताम्रपाषाण काल मतलब तांबा प्लस पत्थर का काल, ठीक। तांबा प्लस पत्थर के काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, ठीक। और इधर ये भी अभी मैंने आपसे आगे भी बताया था कि मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु जो थी वो क्या थी? तांबा थी, ठीक। और ये नोट पॉइंट लिखिए कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक साक्ष्य जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र से मिले हैं, ठीक। क्वेश्चन आता है कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इसका उत्तर होगा आपका पश्चिमी महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, जो भी हो, ठीक। फिर आइए एक बार बताता हूँ, मैंने आज आपको ये पढ़ाया, ठीक। सब चीज़ें आपको आज मैंने पढ़ाई, ये आप इसे बार बार पढ़िए, आप इसका नोट्स बना लीजिए ना, आप इसको लिख लीजिए, आप पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक आपको आ नहीं जाता है, ठीक। इसका आप रिपीट करिए, मतलब आप एक बार मतलब यहाँ तक पढ़े, फिर उसके बाद आप यहाँ से ऐसे ले लीजिए, फिर आप इसको दोबारा पढ़िए ऐसे, ठीक। इससे आपका क्या होगा, बेर बेर आपको तैयार होगी, ठीक। ओके, तो बस दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, ठीक। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आप ये ज़रूर बताइए कि मैंने कैसे पढ़ाया। आप कमेंट बॉक्स में इसे प्लीज़ लिखिए, मैं इसमें मेरी गलतियाँ क्या थी, इसमें कहाँ मैंने गलत पढ़ाया, ज़्यादा धीरे तो नहीं बोल रहा, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, बहुत
जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्या इससे क्या मैं सुधार करूँगा, ठीक। और इसे प्लीज़ मित्रों इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो, ठीक। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ना हो जुड़ जाइए, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे रखा है, ठीक। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।